CH-31 कर्नल सर का गुस्सा। थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही आरव की टक्कर राजकुमारी श्रेया महाजन से हो गई। आरव को इतनी हड़बड़ी में देखकर श्रेया बोलने लगी, ऐसे हड़बड़ी में कहां जा रहे हैं आप, कुछ हुआ है क्या? श्रेया को अपने सामने देखकर आरव बोला, नहीं हमें कुछ काम है इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजकुमार जी? आपको तो अभी मंडप के सामने होनी चाहिए, वहीं पर सभी लोग मौजूद हैं, पर आप यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर श्रेया बोली, दरअसल मैं छत पर गई थी वहां से नजारा देखने के लिए, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा और मैंने आपको मैसेज किया। श्रेया की बातों को सुनकर करण और आरव उसकी ओर देखने लगी और बोले, तो वो मैसेज आपने आरव को भेजा था? जी हाँ, मैंने ही मैसेज आरव जी को सेंड किया था। तभी आरव बोला, आखिर आपने क्या देखा था कि आपने मुझे ऐसा मैसेज किया था? श्रेया बोली, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर श्रेया उन्हें छत की ओर लेकर चली गई। जब वो सभी छत पर पहुंचे तो श्रेया ने अपना इशारा झाड़ियों के बीच करते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों को उस झाड़ियों से बाहर निकलते हुए देखा था। श्रेया की उंगली की इशारे को देखकर आरव और करण दोनों उसे और देखने लगे। श्रेया बोली, अगर वो 1 या 2 होते तो समझ में आता है, लेकिन उनकी संख्या 9 थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी झाड़ी के अंदर 9 कैसे आ जा सकते हैं, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था। श्रेया की पूरी बातों को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है श्रेया जी, मैं आपका आभार कभी चुकाता नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए आरव नीचे की ओर जाने लगा, तभी श्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? श्रेया की बातों को सुनकर आप पीछे मुड़कर बोला, ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े लोग उस झाड़ी पर लुका छुपी खेलेंगे। क्या मतलब? आरव बोला, मतलब ये वो जो लोग हैं जो उस झाड़ी से निकले थे, कोई मामूली इंसान तो हरगिज नहीं होंगे। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, करण तुम इन्हें नीचे लेकर चले जाओ। हाँ, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं कुछ काम से बाहर गया हूँ। ठीक है भाई। अरे रुको तो, आरव सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए बोला, बाद में मिलता हूँ श्रेया जी, पर मेरी बात तो सुनिए। करण बोला, वो अभी किसी की भी बात नहीं सुनेगा, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए। श्रेया बोली, हाँ लेकिन वे लोग हैं कौन? उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ी देर की कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों नीचे चले आए। आरव कर्नल सर को कॉल करके कुछ जवानों के साथ पीछे की ओर बुलाया। सबके आ जाने पर आरव ने सभी ऑफिसर से कहा, इस झड़ी के अंदर में जाकर देखो कि इसमें झोलझाल क्या है। आरव का ऑर्डर सुनकर कुछ ऑफिसर झाड़ी में चले गए। थोड़ी देर खोजबीन के बाद उन्हें एक सुरंग मिला। एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोला, सर यहाँ पर एक सुरंग है और लगता है इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, यहाँ की खुदाई अभी नहीं है। उन सोल्जर्स की बातों को सुनकर अपने सामने खड़े एक ऑफिसर की ओर देखकर बोला, मुझे इस होटल को बनने से पहले और बनने के बाद का ब्लूप्रिंट चाहिए। जी सर। आरव बोला, इतना तो पता है कि वो सभी लोग इस दिन के लिए लंबी तैयारी की है, इस होटल में घुसने की, और वो सभी कामयाब भी रहे। कर्नल सर बोले, अब हम कैसे पता करेंगे कि वो लोग कौन थे और किस मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं? आरव बोला, इतनी मेहनत से सुरंग बनाकर यहाँ पर आए हुए हैं तो उन लोगों का मकसद अच्छा तो नहीं ही होगा। तभी पीछे से सिक्योरिटी इंचार्ज आया। उसे देखकर कर्नल सर भड़कते हुए बोले, ऐसी सिक्योरिटी है आपकी यहाँ? कर्नल सर को इतने गुस्से में देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज बोला, सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सिक्योरिटी इंचार्ज की बातों को सुनकर कर्नल सर गुस्से में बोले, प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? तुमने इस जगह पर सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं लगवाया? ऐसी है तुम्हारी सिक्योरिटी? कर्नल सर को इतने गुस्से में देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज बोला, सर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस जगह पर कोई आता जाता नहीं है। कर्नल सर सिक्योरिटी इंचार्ज के कॉलर को पकड़ते हुए बोले, अच्छा तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से कुछ अनजान लोग इस होटल पर घुस चुके हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी एजेंसी से कैसी बात करता हूँ देखो। कर्नल सर को इतने गुस्से में देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज को समझने में देर नहीं लगा कि उससे गलती तो हुई है। सिक्योरिटी वाई इंचार्ज को खामोशी से खड़े देखकर कर्नल सर भड़कते हुए बोले, अब चुपचाप रहोगे तो फिर कुछ बोलोगे? आरव बोला, अभी आप अपने गार्ड्स को लोगों पर नजर रखने को बोलिए, अगर किसी पर भी उन्हें संदेह होता है तो आप मुझे तुरंत खबर करेंगे, ठीक है? सिक्योरिटी इंचार्ज बोला, जी सर, मैं अभी ही अपने गार्ड्स को इस काम के लिए सभी को तैयार करता हूँ। कर्नल सर बोले, तो अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ और अपने आदमियों को काम पर लगाओ और मुझे रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। उनकी दमदार आवाज को सुनकर सिक्योरिटी इंचार्ज भी घबरा सा गया और वो तुरंत वहां से जाने ही वाला था कि आरव बोला, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी सर, मैं ध्यान रखूंगा, और वहां से भाग खड़ा हुआ। आरव कुछ सोचते हुए बोला, एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन कर आता है लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचान पाता, इसका मतलब वो सभी ऐसे तो खाली नहीं पड़े होंगे, आप सभी भी अपने अपने काम पर लग जाए। इन सब से अनजान सभी लोग रिसेप्शन की तैयारी के लिए अपने अपने कामों पर चले गए और मेहमान वहां की नजारों को देखने लगे, क्योंकि उस होटल का बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनिंग के कारण उस होटल को मुंबई का क्वीन भी कहा जाता है। श्रेया एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, करण उस लड़के की तरफ देखो। क्या राजकुमारी जी? अरे आप भी ना, अरे उसके हाथ में जो टैटू बना है, मैंने वैसे ही टैटू उस लड़के के हाथ में देखा था, शायद ये लड़का वही है। श्रेया की बातों को सुनकर करण बोला, ऐसा है क्या? रुको मैं आरव को ये बात बताता हूँ, आप उस लड़की का ध्यान रखिए। आरव कॉल उठाते हुए बोला, हाँ करण बोलो। करण बोला, भाई श्रेया ने जिन लोगों को देखा था शायद उनमें से एक को उन्होंने पहचान लिया है, तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। फंटास्टिक, मैं आ रहा हूँ, उसे कहीं जाने देना। फिर कुछ ऑफिसर्स के साथ आरव आया और करण से कहा, कहाँ पर है?
करण बोला वो पिछले हिस्से में गई है उधार, श्रेया उसके पीछे गई है। तभी आरव का मोबाइल फोन बजा। हेलो, आप पीछे की ओर आ जाइए। श्रेया की आवाज को सुनकर आरव बोला, ठीक है, आप दूरी बनाए रखिएगा। उसकी प्यारी सी बातें सुनकर श्रेया के मन में लड्डू फूट रहे थे। आरव भी कुछ और निकल गया। जैसे उसने श्रेया को देखा उसे राहत मिली। उसने उससे पूछा, कहाँ है? श्रेया ने अपनी उंगली गटर पर जाने वाली रास्ते की ओर इशारा किया। आरव बोला, अभी आप यहाँ से चले जाए, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। श्रेया आरव को घूरते हुए उसकी ओर देखने लगी, फिर अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, पर आपको कुछ देना होगा। आरव बोला, पर मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आपसे सुध समेत लूंगी। ठीक है, अभी आप जाइए। सभी जवान गटर के अंदर दाखिल हुए। वहां का नजारा देख सब हैरान थे। तभी किसी की पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। सब अलर्ट हो गए। उस आदमी को हर्ट करने में जरूरत नहीं पड़ी और वो आदमी नीचे गिर गया। उन लोगों ने बड़े ही सफाई सब लोग को ठिकाने लगाने में कामयाब रहे। उन्होंने एक आदमी को पकड़कर बोला, बाकी के लोग कहाँ और किस किस पोजीशन में है, बोल। वो लड़का घबराते हुए बोला, ऊपर 7 लोग हैं, बस मुझे इतना मालूम है और बाकी आपको हमारे कैप्टन से ही पता चलेगा। आरव उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोला, कौन है तुम्हारा कैप्टन? हमें भी नहीं मालूम है कि हमारा कप्तान कौन है। क्यों आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है? वो हमेशा मास्क लगाए रहते हैं। अब क्या होगा? आखिर कौन है वो कप्तान? क्या मकसद है उसका? जानने के लिए पढ़ते रहिए एक था सोल्जर, सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। CH-32 200 किलोग्राम RDX। उस आदमी को अरेस्ट करने के बाद सभी लोग उसी गटर के रास्ते से बाहर निकल गए। आरव बोला, हमें पता नहीं है कि वो लोग कहाँ कहाँ मौजूद है, पर इतना तो पता चल गया है कि उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सबसे पहले ये पता करो कि केटरिंग वाले और भीड़ में अनजान मेहमान बनकर आए हैं, उनसे पूछताछ करो। अगर किसी पर शक होता है तो उसे गिरफ्तार कर लेना। आर्मी ऑफिसर बोला, जी सर, हम अपने सभी ऑफिसर को इस काम में लगा देते हैं। आरव सीरियस आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन कोई भी चूक या गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। कैप्टन बोला, हम इसकी पूरी ध्यान रखेंगे सर। दूसरी तरफ एक आदमी ने किसी से कहा, हेलो, काम हुआ कि नहीं? कप्तान की बातों को सुनकर उस आदमी ने कहा, हमने RDX लगा दिया है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम ब्लास्ट करके इस पूरे होटल को उड़ा देंगे। कप्तान मुस्कुराते हुए बोला, इंशाअल्लाह हमें अपने मंसूबों पर कामयाब होने में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ सभी लोग अनजान आए हुए मेहमानों की तलाशी करने लगे, लेकिन क्योंकि हर किसी को इन्विटेशन के साथ अंदर घुसने का परमिशन था, इसलिए कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं घुसा सकता। एक ऑफिसर बोला, सर, हमने पता कर लिया है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति का नजर नहीं आया है। लगता है वो सभी बहुत ही शातिर हैं, सर। उस ऑफिसर की बात सुनकर आरव बोला, अगर वो सभी इतने शातिर नहीं होते तो इस होटल में कैसे घुसते? तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आया पर और उसने आरव की ओर देखकर कहा, सर, नॉर्थ ईस्ट साइटी का कैमरा बंद दिखाई दे रहा है कुछ मिनटों से। सर, हमने पता किया है तो पता चला कुछ टेक्निकल इश्यूज। तभी आरव बोला, इससे भी पहले इसी तरह उन लोगों ने कुछ ऐसा ही काम किया था। उसने तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उस जगह पर जाकर छानबीन करो और पता करो कुछ मिलता है क्या। जी सर, हम अभी जाते हैं वहां पर। जैसे ही वो सभी उस जगह पर पहुंचे, उन्हें जो नजारे देखने को मिला उसे देखकर हैरान रह गए। वहां पर कुछ गार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। ये देखकर उसने तुरंत आरव को कॉल लगाकर कहा, सर, हमें यहाँ पर कुछ गार्ड्स की डेड बॉडीज मिली है। व्हाट? आरव चौंकते हुए बोला। सिक्योरिटी गार्ड बोला, यस सर, बड़े ही बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। ये सुनकर आरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, सभी को हॉस्पिटल ले जाओ और हाँ, सभी को अलर्ट रहने के लिए बोल दो। ठीक है सर। ये कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। आरव को इतना परेशान देखकर करण बोला, क्या हुआ भाई? आरव अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर करण की आंखें बड़ी हो गई। आरव आगे बोला, ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अर्पिता वरुण के पीछे पीछे घूम रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वरुण भड़कते हुए बोला, क्या है? अर्पिता बोली, अपने चेहरे पर मुस्कुराते के साथ बोली, नहीं, बस तुम्हें देख रही थी। वरुण चिढ़ते हुए बोला, देख लिया, अब जाओ यहाँ से। अर्पिता बोली, मेरी मर्जी। फिर उसने बुझी हुई आवाज में बोली, सॉरी वरुण, मुझे तुमसे उस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्पिता के आंखों में आंसू देखकर वरुण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वहां से जाने लगा। तभी पीछे से अर्पिता के पापा अर्नव जी की आवाज आई, बेटा सुनो, मानता हूँ कि मेरी बेटी से गलती हुई है, उसने जो कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। माफ कर दो बे, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। आज ये हाथ एक बेटी के खातिर मैं अपने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये देखकर वरुण तुरंत उनके हाथों को पकड़कर बोला, अंकल जी, आप क्या कर रहे हैं? ये हाथ बेटी का कन्यादान के लिए सिर्फ उठता है और किसी चीज के नहीं। अर्पिता की मां पूर्वी जी बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे परवरिश को लेकर कर उल्टा गलत बोली। वो आगे कुछ बोलती वरुण उनके गले लगाकर बोला, आप भी मेरी मां समान है, मैं बुरा कैसे समझ सकता हूँ? ये सुनकर पूर्वी जी ने की आंखें नाम हो गई। वरुण अर्पिता के समाने हाथ बांधे खड़े होकर बोला, क्या बात, इतना प्यार? वरुण आगे कुछ बोल पाता अर्पिता तुरंत उसके गले लगकर रोते हुए बोली, आई लव यू वरुण, आई लव यू सो मच, अब मुझसे दूर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। वरुण उसे माथे को चूम कर बोला, आई लव यू टू।
दोनों एक द बड़े उसरे में खोए हुए थे। तभी उन्होंने पैरों की आवाज आती सुनाई पड़ी और किसी ने कहा, क्यों बेटा, हमारी छोटी बहू कैसी है? बहुत ही खूबसूरत। ये कहकर मुस्कुराने लगा। वरुण अर्पिता से अलग हुए बोला, वैसे तो रिया भी बहुत खूबसूरत है। रिया नाम सुनते ही अर्पिता वरुण को मरने के लिए दौड़ने लगी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हुआ। उससे टकराने के वजह से उस आदमी का वॉकी टॉकी नीचे गिर गया। उसने उसे कहा, आई एम सॉरी सर, इट्स ऑफ। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी वरुण की नजर नीचे गिरे उस मोबाइल पर पड़ी। उसने उससे लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां से वो आदमी चला गया। अर्पिता वरुण को पकड़ते हुए कहा, अब पकड़े गए, अब कहाँ बचकर जाओगे? अरे यार सॉरी, ठीक है माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अर्पित की बातों को सुनकर वरुण उसकी और असमंजस से देखते हुए बोला, हाँ बोलो। अर्पिता अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बोली, मुझे सबके सामने तुम्हें पर्पस करनी होगी। क्या मुझसे नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हमारे माता पिता तो मन गए हैं तो ठीक है ना यार, तो बाकियों को भी तो पता चलनी चाहिए ताकि हमारे बीच में कोई नहीं आए। पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम अभी प्रपोज करोगे, ठीक है? वरुण बोला, ठीक है। तभी वरुण के हाथों में पकड़े हुए उस मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर वरुण हैरान हो गया। वरुण बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। ये कहते ही वो वहां से भागते हुए नीचे की ओर चला गया। अर्पिता नासमझी से उसे देखने लगी, फिर वो भी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। भागते हुए वरुण करण से टकरा गया। करण बोला, अरे भाई आराम से, कहाँ इतना जल्दी? वरुण हौंकते हुए बोला, आरव भाई कहाँ पर है? अंदर। ये सुनकर वो दोबारा भागने लगा। करण भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। उन दोनों को ऐसे भागते आते देखकर आरव बोला, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो? करण बोला, इससे पूछो क्यों भाग रहा था। ये सुनकर आरव की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ वरुण? वरुण ने तुरंत मैसेज दिखाते हुए बोला, भाई ये मैसेज देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा हूँ। जैसे ही आरव की नजरें उस मैसेज पर पड़ी, वो दंग रह गया। उसने पूछा, तुम्हें ये मोबाइल फोन कहाँ से मिला? वरुण आरव को शुरू से उससे बताना शुरू किया, जब मुझे अर्पिता मारने के लिए दौड़ा रही थी, उस समय मैं एक आदमी से टकरा गया था, जिसके वजह से उसका कुछ सामान नीचे गिर गया था, उसमें से ये मोबाइल फोन भी था। मैंने उसे वापस देने के लिए आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से चला गया था। आरव बोला, तुमने उसे किस जगह पर देखा था? वरुण बोला, फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग साइड एरिया में। ये सुनते ही आरव और उसके साथ खड़े ऑफिसर उसके पीछे दौड़कर जाने लगे। आरव बोला, यही जगह है ना? वरुण बोला, हाँ भाई यही जगह है, मैं उससे यही पर टकराया था। वो लोग इधर उधर देखकर छानबीन करने लगे। तभी वरुण एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, भाई वो है जिससे मैं टकराया था। आरव की नजर उसकी नजरों से मिली, उसकी नजरें फैल गई। उसने कहा, पकड़ो उसे, बचकर जाने ना पाए। ये सुनते ही लोग उसके पीछे भागने लगे। वो आदमी अनजान बनते हुए धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सभी उसी की ओर आ रहे हैं, वो भी भागने लगा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने देखा कि भीड़ में से कई लोग उन्हीं लोगों के पीछे जा रहे हैं। उसे समझने में देर नहीं लगा कि ये लोग मिले हुए हैं। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया और वे सभी भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सामने से अचानक करण उस आदमी के आगे खड़ा हो गया और बोला, अरे भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? यहाँ पर कोई रेस तो नहीं हो रहा है कि आप ऐसे भागने लग जाओ। ये कहते ही उसने एक लात उस आदमी के पेट पर जड़ दिया, जिसके वजह से वो आदमी फर्श पर मुंह के बल गिर गया और करहाने लगा। मिलिट्री वालों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसे एक कमरे में ले जाया गया। उस आदमी ने कहा, मैंने क्या किया है सर? आप लोग ने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? करण उसके पास आकर बोला, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की थी तो ऐसे भाग क्यों रहे थे हमें देखकर? वो आदमी बोला, मुझे लगा कि आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं या फिर किसी को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों को देखकर डर गया और भागने लगा। अच्छा ऐसा बात है। तभी कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने 6 लोगों को उसके सामने पटक दिया। करण बोला, यही है ना तुम्हारा साथी? तुम ही लोग हो ना जो उस टनल से आए थे? ये सुनते ही वो आदमी उसकी ओर देखने लगा और बोला, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उसका भी पता चल जाएगा। ये कहते ही एक ऑफिसर ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, जिसके वजह से उसका मुंह से खून निकलने लगा। आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपने बॉस से आप लोगों का कंप्लेंट करेंगे। ये सुनकर आरव बोला, तुम्हारा बॉस यानी कि यहूदी खान? यहूदी खान का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया और बोला, यहूदी खान कौन? यहूदी खान? मैं किसी यहूदी खान को नहीं जानता। आरव बोला, अच्छा पर तुमने तो उसको छुड़ाने के लिए कश्मीर में अटैक करवाया, दिल्ली में होटल हाईजैक करवाया और अभी यहाँ पर शादी में आकर ये ऐलान करना चाहते हो कि अगर हमने यहूदी खान को नहीं छुड़ाया तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, यही कहना चाहते हो ना तुम? वो आदमी गुस्से से चीख कर बोला, हाँ हाँ, हम यहूदी खान को छुड़ाने के लिए आए हैं। अगर तुम लोगों ने हमें रिहा नहीं किया तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, मेरे एक इशारे पर। ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग इस गटर पर अपना अड्डा जमाए हुए था, हमने उस जगह को तबाह कर दिया है और बच्चे तुम्हारे वो 2 साथी, उसमें से एक मारा गया और एक अभी भी जिंदा है, लेकिन बस थोड़ी ही समय का देर है। ये सुनते ही वो आदमी उस कुर्सी पर फड़फड़ाने लगा और बोला, अगर तुमने किसी को भी हाथ लगाया तो तुम अपने परिवार को खोते हुए देखोगे। कर्नल सर आते हुए बोले, इतनी भी जल्दी क्या है? ये सुनकर वो आदमी दरवाजे की ओर देखने लगा, जहां पर कर्नल सर और कुछ लोगों के साथ खड़े हुए थे, जिनके हाथों पर ब्लैक सूटकेस हाथ में ले रखे थे और सूटकेस को लाकर उस आदमी के सामने रख दिए और बोले, तुम्हारा मास्टर प्लान यही है ना?
ये कहते हुए उन्होंने सूटकेस खोल दिया, जहां पर 200 किलो का RDX बूम रखा था। ये देखकर उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने बम कहां प्लांट किया है? आरव बोला, हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो यूं ही RDX बूम को किसी ऐसी जगह में रख दे जहां पर बम डिटेक्टर उसे ढूंढ सकता है। यही एक गलती के कारण तुम लोग आज पकड़े गए हो। इन सभी को पीछे के दरवाजे से आर्मी हेडक्वार्टर लेकर चले जाए। अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करें तो बिना सोचे गोली मार देना। उसमें से एक आदमी हुए बोला, तुम काफिरों की इतनी हिम्मत, तुम हमें मारने की धमकी देते हो। हम अगर यहाँ से बच गए ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके आगे उसके मुंह से कुछ आवाज निकलता, एक गोली उसके सिर के पीछे से निकलती हुई दिखाई दी और वो आदमी वहीं पर धराशायी हो गया। CH-33 प्यार के बादल मंडरा रहे हैं यहाँ पर। अपने एक साथी को मरते हुए देखकर कप्तान चिखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को गोली मारने की? आरव बोला, मैं तुम्हें भी गोली मार सकता हूँ समझे, ज्यादा उफड़ने की कोशिश मत करना। मैंने ना जाने आज तक कितने ही आतंकवादियों को अपने इन्हीं हाथों से यमलोक का दर्शन करवाया है। भले ही अभी मैं छुट्टी पर हूँ, इसलिए ये नहीं चाहता कि एक भी इंसान मेरे हाथों से ना मरे, तो इसका ध्यान रखना। और हाँ, अपने आकाओं को मेरी तरफ से एक संदेश भेज देना। अगर मौका मिला तो भेज देना। पिछली बार तो मैंने उनके घर में घुसकर उनके आदमियों को उठाकर लेकर आया था, लेकिन इस बार उन्हें उठाकर नहीं बल्कि नेस्तनाबूद करके आऊंगा। और हाँ, मेरे एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जो ये चाहत है वो कभी पूरी नहीं होगी। चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, तो मेरे जगह पर कोई और रहेगा जो तुम जैसे लोगों को रोकेगा। ले जाओ इन सबको, और हाँ, इनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। मैं कल आऊंगा खुद इनकी खातिरदारी करने के लिए। उन सभी आतंकवादियों को आर्मी के ट्रक में हथकड़ी पहनाकर पीछे के दरवाजे से ले जाया गया ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो। कर्नल सर बोले, एक बार तुमने फिर ये साबित कर ही दिया बेटा कि तुम्हारे होते हुए इस भारत माँ को कोई भी नहीं छू पाएगा। तभी आदित्य वहां पर आया और आरव से कहा, भैया आपको अर्जुन भैया ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अतुल बोला, नहीं भैया अभी बुलाया है, आप उन्हें कब से दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए परेशान हो रहे हैं। आरव बोला, उनसे कहो मैं कर्नल सर के साथ हूँ, कुछ देर में हम आ जाएंगे। ठीक है भैया आप आ जाइएगा, हम राह देख रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं, अब रिसेप्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, मैं तुम लोगों को रिसेप्शन में ही मिलता हूँ। ठीक है भैया, हम जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद करण बोला, चलो भाई, तुम्हारे भैया की शादी हो गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला इस घटना के बारे में। ये सुनकर आरव ने अपना सिर हिलाया। वरुण बोला, लेकिन भैया एक प्रॉब्लम हो गया है। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग वरुण को घूर कर देखने लगे और एक साथ बोले, कैसी प्रॉब्लम? वरुण बोला, भाई वो दरअसल अर्पिता मुझे चाहती है। ये सुनकर करण बोला, हाँ ये तो अच्छी बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वरुण बोला, भैया मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ और उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा भी हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही करण उसकी ओर देखकर बोला, वाह बेटे वाह, तुम तो बहुत तेज हो, तुमने तो लड़की पटा भी लिया और मम्मी डैडी को राजी भी कर लिया, मुझे तुम पर नाज है। तभी पीछे से एक कठोर आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारा भाई बहुत तेज है लेकिन तुम कछुए से भी ज्यादा स्लो हो। ये सुनते ही सभी ने पीछे घूम कर देखा जहां पर रागिनी खड़ी होकर करण को घूर कर देख रही थी। वो बोली, सीखो तुम्हारे छोटे भाई से, सीखो। उसकी प्रेम की नैया आगे चल पड़ी है और हमारी वहीं की वहीं रुकी हुई है। कुछ सोचो इसके बारे में, वरना मैं किसी और की हो जाऊंगी और तुम मुंह ताकते रहोगे। जब मेरे बच्चे आ जाएंगे और तुम्हें चाचा चाचा कहकर पुकारेंगे तब जाकर अपने प्यार का इजहार करोगे। रागिनी की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे और रागिनी करण को घर कर देखने लगी। तभी अर्पिता आते हुए बोली, वरुण चलो तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनकर रागिनी बोली, बारी आ गई है, लेकिन क्या? अर्पिता बोली, दरअसल दीदी ये मुझे सबके सामने प्रपोज करने वाले हैं और सबके सामने मुझे किस भी करेंगे। ये सुनकर वरुण हक्का बक्का रह गया। सबकी हालत वैसी थी जैसा इस वक्त वरुण का था। उसने तो उसे प्रपोज करने की बात कही थी, अब ये किस कहां से आ गया था। रागिनी करण को थप्पड़ मारते हुए बोली, सीखो तुम्हारे भाई से सीखो, इसे कहते हैं असली हीर रांझा, जो अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया से लड़ने को भी तैयार है। रागिनी बोली, चलो 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 चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सबके सामने मुझे प्रपोज करो। करण बोला, वो तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रपोज कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो क्या होगा? रागिनी उसके गाल को प्यार से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने अपने पापा को मना लिया है और उनकी भी यही शर्त है कि अगर तुम मुझे सबके सामने प्रपोज करोगी तो ही मेरे पापा तुम्हें अपना दामाद स्वीकारेंगे। करण बोला, भाई ये कैसा शर्त है? ऐसा कोई शर्त रखता है? आरव बोला, भाई अगर प्यार है तो डर क्यों रहे हो, जो कहना है खुलकर कहो। करण बोला, मुझे प्यार का इजहार करना नहीं आता है। कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगी। पीछे से श्रेया आते हुए बोली। उसकी नजर जब आरव से टकराई वो शर्माने लगी। कर्नल सर को समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर आखिर में चल क्या रहा है। अर्पिता वरुण को चाहती है, वरुण भी अर्पिता को चाहता है, करण रागिनी को चाहता है और रागिनी भी करण को चाहती है, और उन सब में राजस्थान की राजकुमारी मुंबई के एक सिंह ओबरॉय खानदान का लड़का आरव सिंह ओबरॉय को चाहती है। मतलब यहाँ पर प्यार का बादल सबके दिलों में उड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, अरे कम से कम मेरी तो इज्जत करो, यहाँ पर मैं भी हूँ। ये सुनकर सभी लोग बोले, अंकल जी प्यार करना सीखना है तो हमें आपसे सीखना होगा। आप मिसेज शर्मा को कितना प्यार करते हैं हमने देखा है।
कर्नल सर बोले, वो तो है भाई, हम तो उन्हें कॉलेज के समय से पसंद करते हैं और आज तक निभा ही रहे हैं। श्रेया बोली, अंकल आपके बेटे नहीं आए हैं। श्रेया की बातों को सुनकर कर्नल सर बोले, मेरा 2 बेटे हैं, 2 नहीं बल्कि 4। मेरा एक बेटा इंडियन एयरफोर्स पर है, दूसरा इंडियन नेवी पर और तीसरा इंडियन आर्मी और चौथा भी इंडियन आर्मी पर है। करण बोला, पर सर आपके तो 2 ही बेटे हैं और तीसरा चौथा कहां से आ गया। करण की बातों को सुनकर करनालकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं आरव और करण, मेरे तीसरे और चौथे बेटे। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। आरव बोला, ठीक है आप लोग रिसेप्शन की ओर चलिए, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। करण बोला, अच्छे तो दिख रहे हो, कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है। तभी कर्नल सर कुछ सोचते हुए बोले, हाँ मुझे तुम्हारा मेडल देखना है, मैं उसे पास से नहीं देख सका, पर कोई बात नहीं आज तो देख पाऊंगा। ये सुनकर आरव मुस्कुराकर वहां से चला गया। होटल के पीछे तरफ आलीशान सजावट और उसके चारों तरफ जगमगाती हुई लाइट्स, तारों जैसा टिमटिमता हुआ लड़ियां और जुगनू की तरह जलते हुए बल्ब, मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा सौरमंडल धरती पर उतर आया हो। इन जुड़ों के स्वागत के लिए जैसे शादी के समय भव्य से स्वागत किया गया था, यहाँ पर भी भव्य स्वागत के लिए तैयार हो चुके थे सभी लोग। जितेंद्र जी अतुल और आदित्य को खड़ा देखकर बोला, चलो भाई चलो आगे चलते हैं, किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ पर। आदित्य बोला, वो दरअसल आरव और करण भाई नहीं आए हैं, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलकर जितेंद्र जी वहां से आगे चले गए। वो दोनों खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे, तभी वहां पर अचानक कई सारे मिलिट्री ऑफिसर अपनी अपनी बंदूकें लेकर दौड़ते हुए आते दिखाई पड़े। उन्हें ऐसे आते देखकर सभी लोगों के मन में अजीब अजीब बातें चलने लगी। वो सभी सोचने लगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोग हैरान परेशान होकर कभी सिंह ओबरॉय परिवार वालों को देखते तो कभी कपूर खानदान के लोगों को देखते। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन जो इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आ रहा है। ये दिलचस्पी सभी लोगों के मन चलने लगी कि आखिर ये इंसान कौन है। सभी लोग मन में सोच रहे थे कि तभी अचानक किसी की एंट्री हुई। उसे देख सभी लोग आंखें फाड़कर उसे देखने लगे और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। किसकी इतनी पावर है इस इंसान को इस शादी समारोह में बुलाने की। आखिर कौन है ये अनजान आदमी जिसके वजह से पूरा अटेंशन उसी पर हो गया। ऐसा भी कौन इंसान था जिसके लिए आर्मी के कई सारे स्पेशल फोर्स के सैनिक वहां पर आकर खड़े हो गए थे। जानने के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। एक था सोल्जर सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH34 रिसेप्शन और प्यार की बारिश। अचानक से वहां का माहौल बदल गया। सभी लोग चिल्लाने लगे क्योंकि आरव और करण के साथ मिस्टर प्रेसिडेंट उनके साथ आते हुए दिखाई पड़े। वो सभी हैरान होकर देखने लगे कि एक बैंड वाला सिंह खानदान का तीसरा बेटा निकला और उसका साथी एक कैप्टन। वो सभी तब उस ऑफिसर को बहुत शौक होकर देखने लगे जिसके सीने पर शौर्य चक्र बड़े शान से लगाया हुआ था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर लड़कियां बेकाबू होने लगी। ये देखकर कपूर और सिंह ओबरॉय खानदान के लोग हैरान हो गए। उन्हें तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये मिला कि खुद मिस्टर प्रेसिडेंट रिसेप्शन अटेंड करने के लिए वहां पर आए थे। वो सभी बड़े रोबदार के साथ वहां पर आए। मिस्टर कपूर आदर के साथ बोले, नाइस टू मीट यू सर, हमें आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही खुशी। आप हमारी बेटी और होने वाले दामाद की शादी में शरीफ हुए, यही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मिस्टर प्रेसिडेंट बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो शादी में भी शरीफ होना चाहता था लेकिन कुछ कारणों के वजह से नहीं हो सका, इसलिए मैंने रिसेप्शन पर आना ठीक समझा। दादाजी बोले, सिंह ओबरॉय खानदान की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट जी। मिस्टर प्रेसिडेंट आरव की ओर देखकर बोले, हमें भी यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे मैं तो नहीं आ सकता था लेकिन आरव की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे आना ही पड़ा। दादाजी बोले, चलिए हम सभी आगे जाकर बैठकर बातें करते हैं। जी जरूर। जब उन लड़कियों ने आरव को राजकुमारी श्रेया महाजन के साथ हाथों पर हाथ डालकर आते हुए दिखाई दिए, वो दोनों एक बेहतरीन कपल नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ करण भी रागिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा था। वो दोनों कपल भी बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई दे रहे थे। रिसेप्शन पार्टी शुरू हो गई थी और सभी लोग स्टेज पर जाकर बारी बारी से नए जोड़े को बधाइयां और तोहफे देने लगे। सबके चेहरे पर मुस्कान को देखकर आरव मन में बोला, हे भोलेनाथ, ऐसे ही मेरे परिवार की मुस्कान बनाए रखना और कभी भी इन्हें काम मत होने देना। मैंने यही मुस्कान देखने के लिए 7 साल का वनवास काट है। मैंने किस दर्द से इस बीते 7 सालों को बिताया है, मैं ही जानता हूं कि मैंने कितना दर्द सहा है। तभी माइक पर आवाज से आरव का निंद्रा टूटा। वरुण स्टेटेज से बोला, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। आज यहाँ पर मुंबई का ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों का भी सबसे बड़े और अमीर घरों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुंबई आकर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। आज मैं किसी से अपनी दिल की बातें कहना चाहता हूँ। हाँ मानता हूँ मेरी कुछ कारणों की वजह से उसे तकलीफ भी सहानी पड़ी। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा लेकिन उस थप्पड़ से उसने प्रेम का जाल ऐसे फेंका कि मैं उसमें उलझ गया और ऐसा उलझा कि उससे प्रेम कर बैठा। वरुण की ये बात सुनकर सभी लोग सीटी बजाने लगे और तालियां भी। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो खुशकिस्मत लड़की कौन है? चारों तरफ से आवाज आई, हाँ हम उस खुशनसीब लड़की से रूबरू होना चाहेंगे। वरुण अर्पित की ओर देखकर बोला, बिना देर करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़की इस वक्त यहीं पर मौजूद है। मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मिस अर्पिता सिंह ओबरॉय, प्लीज कम ऑन स्टेज। ये नाम सुनकर सभी लोग हैरान होकर अर्पिता की ओर देखने लगे। तभी अर्पिता बड़ी सलीके के साथ स्टेज पर चढ़ गई और वरुण को अपनी कातिलाना नजरों से देखने लगी।
अर्पिता अपने हाथों पर माइक पकड़कर वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखकर बोली, फ्रेंड्स पता है हम दोनों जब मिले थे तो हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन कहते हैं ना पहली मुलाकात ऐसी हो जिसमें दिल टूट जाते हैं और किसी के दिल मिल जाते हैं, लेकिन हमारा दिल टूटा झगड़ा जुड़ा और आज देखो हम इस समय आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तभी वरुण मुस्कुराते हुए तुरंत घुटने पर बैठ गया और उसकी एक हाथ पकड़कर कन्फेस करते हुए बोला, अर्पिता पता है मैंने लाइफ में कोई भी काम सीरियसली से किया है और उसे पूरा करना मुझे बखूबी आता है। जब मेरे बड़े भाई देश के सरहदों पर दुश्मनों से लड़ता तो मैं उसी बड़े भाई की कमियों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता का सहारा बनता है। मेरी हर सुबह मोबाइल की अलार्म की वजह से उठता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कुराती हुई चेहरे को देखकर उठना चाहता हूँ। माँ मुझे अपनी हाथों से खाना खिलाती है, अब उन हाथों को मैं आराम देकर अपनी जीवन संगिनी के साथ अपनी माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ। जब मैं थक कर आ जाता हूँ मेरे पैर दुखते पर मेरे पिताजी बिना बताए मुझे मेरे कमरे में आकर मेरा पाँव दबा दे, उस जगह पर मैं अपने पापा को रखकर तुम्हारे साथ उनका पाँव दबाना चाहता हूँ। जब मैं थक कर काम से लौट कर आऊंगा तो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखकर अपनी थकावट दूर भगाना चाहता हूँ। उस ठंडी सुबह की तरह जब उसकी बूंदें किसी पर गिरती है तो उसे जो ठंड लगती है उस समय मैं तुम्हारी गर्माहट का एहसास करना चाहता हूँ। अर्पिता मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जान नहीं दे सकता क्योंकि अब ये जान तो तुम्हारा ही है। मैं प्यार के सपनों में खोना चाहता हूँ, जब तुम रूठ जाओ तुम्हारे पास आकर तुम्हें मनाना चाहता हूँ। हर दुख तकलीफों में मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, तुम चाहे जवान रहो या बूढ़ी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई लव यू अर्पिता। उसकी इन बातों को सुनकर अर्पिता भावुक होने लगी। जो रिसेप्शन इतनी भीड़ भड़ाका से भरी हुई थी वरुण की बातें सुनकर रुक सी गई थी। अर्पिता की आई लव यू टू और मैं तुम्हें हर घड़ी हर पल अपने साथ रखना चाहती हूँ, इन बातों को सुनकर सबकी तंद्रा टूटी और वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। तभी एक आवाज और सुनाई दी, अरे रुको भाई रुको, ताली थोड़ा बचा कर रखो, अभी मेरी बारी है। अब मैं अपनी नई नई बनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे रोमांटिक स्टाइल में प्रपोज करना नहीं आता है, इसलिए एक शायर अर्ज करता हूँ। करण को स्टेज के ऊपर चढ़ता देखकर सभी की नजरें उसे पर ठहर गई। वही रागिनी की धड़कनें तेजी से ऊपर नीचे होने लगे। वह देखना चाहती थी कि आज करण उसे किस तरीके से प्रपोज करती है। करण मुस्कुराते हुए रागिनी की ओर देखकर बोला, तुम कभी जोर रूठ गई तो तरकीब बता देना मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तुम बस कीमत बता देना मुस्कुराने की। आई लव यू रागिनी। उसकी ये शायरी सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। रागिनी जो उसे बार बार जिद कर रही थी उसे सबके सामने प्रपोज करने के लिए वो जीत गई और दौड़कर करण को गले लगा लिया और सबके सामने उसे किस कर दिया। ये नजारा देखकर सभी हूटिंग करने लगे। रागिनी के जो दोस्त इस रिसेप्शन में आए हुए थे उसकी इस हरकतें को देखकर वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो लड़कों से हमेशा दूर रहती थी, लेकिन आज उसकी ऐसी हरकतें को देखकर वो लोग भी हैरान और दंग रह गए। दोनों परिवार उनके इस रिश्ते पर खुश थे। श्रेया आरव को देखते हुए बोली, पता है मैंने आपकी 2 बार आज मदद की, इसलिए आपको मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। आरव मुस्कुराते हुए बोला, जी राजकुमारी जी। उसकी ये बातें सुनकर श्रेया शर्माने लगी। आरव उसकी ओर देखकर बोला, अरे 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 इतनी भी मत शर्माइए, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और आपकी वो 2 ख्वाहिशें क्या क्या है। श्रेया बोली, अच्छा तो ठीक है, मेरी पहली ख्वाहिश है आपको करण और वरुण की तरह सबके सामने मुझे प्रपोज करनी होगी। ये सुनकर आरव चौंक गया और बोला, क्या आप पागल तो नहीं हो गई है, प्रपोज और मैं? जी हाँ आपको ही प्रपोज करना होगा, तो क्या आपका दोस्त करेगा? और दूसरी ख्वाहिश ये है आपको सबके सामने मुझे अंगूठी पहनाना होगा। श्रेया की बातों को सुनकर आरव उसकी ओर नासमझी से देखकर बोला, राजकुमारी जी इसका मतलब भी जानते हैं आप होश में तो हैं? श्रेया आरव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ मैं पूरे होशों में हूँ, अगर आप मेरे ये 2 ख्वाहिशें पूरी कर देंगे तो मैं आगे आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा इससे आगे क्या होगा आपको खबर है? श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, क्यों डर गए? आरव बोला, राजकुमारी जी आज तक मैंने किसी नहीं डर हूँ और ना कभी डरूंगा। ये बोलकर वो स्टेज पर चला गया और माइक उठाकर बोला, हेलो मैं भी हूँ इस लाइन में। आज मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। जब उसने मेरे शरीर पर लगे चोटों को देखा तो उसके आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून की नदियां बहने लगी। अगर मुझे चोट लगती तो उसे दर्द होता, अगर उसे मेरा चेहरा ना दिखे तो वह परेशान होकर यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। पता है दोस्तों की प्यार एक ऐसा एहसास है जो किसी को किसी से किसी वक्त और किसी समय हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा, लेकिन आखिर होने को कौन रोक सकता है। मैं उसे अब स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, प्रिंसेस श्रेया महाजन। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी एक खूबसूरत सीन परी जैसी लड़की स्टेज की ओर बढ़ने लगी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। कई आमिर घरों के बेटों ने श्रेया महाजन को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए कई बार प्रयास किया था, कायोना ये तो उनके घर पर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन राजकुमारी ने इनकार कर दिया। सभी की नजरें स्टेज पर टिकी हुई थी। आरव आगे कुछ बोलता, राजकुमारी खुद ही एक माइक पकड़कर उसके सामने घुटने टेककर बैठ गई और बोलने लगी, मैंने अभी तक किसी को अपने लाइफ पार्टनर के लिए सुना नहीं था। कई लोगों ने मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी नाकामयाब रहे, क्योंकि मैं जिसे ढूंढ रही थी उस प्रकार का कोई भी लड़का मुझे नहीं मिला था। जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी तो मैं बहुत ही गुस्सा हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी आंखों से आंसू बहकर निकलने लगे। पता नहीं कब, लेकिन मैं इन्हें इतना चाहने लगी कि अगर यह मेरे पास ना होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे जिस
जिस प्रकार का लाइफ पार्टनर की जरूरत थी आज मुझे वह मिल गया है और मैंने उस सारी चीजों को इन पर देखा है। मैंने सपनों में परी बनकर उड़ते हुए देखा है। एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मुझे दुल्हन बनाकर ले जाता है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उस घोड़े पर इनका चेहरा नजर आया है। किसी ने सच ही कहा है, अगर प्यार करो तो पूरी शिद्दत से, वरना प्यार तो जानवर भी करते हैं। वह दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए उमड़ रहा था। कई लोग नाखुश थे क्योंकि वह राजकुमारी को पाना चाहते थे और आज राजकुमारी को उसका हमसफर भी मिल गया था। मिस्टर अरब सिंह ओबरॉय, क्या आप मेरे राजकुमार बनेंगे? उसने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसे गले से लगा लिया और उसके होठों पर होंठ रख दिए। CH35 खुशी के पल। महाराज विजय महाजन आनंद जी को गले लगाते हुए बोले, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम दोनों का सपना हमारे बच्चे पूरे कर देंगे। हम चाहते थे कि हम दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाए और आज देखो हमारे बच्चों ने वह सपना पूरा कर दिया है। या सरकार आनंद जी महाजन जी को बधाई देते हुए बोले, सही कहा आपने, हमने इस दिन के लिए कई सालों का इंतजार किया है। आज वह सपना भी हमारे बच्चों ने पूरा कर दिया है। आप इस रिश्ते से नाखुश तो नहीं है? या सुनकर विजय जी बोले, नाखुश? हम इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारी बेटी हमारे सबसे अच्छे दोस्त के घर बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आएगी। वह दिन भी अब दूर रह गई है। दूसरी तरफ सारिका जी और शालिनी जी भी एक दूसरे को बधाई देने लगी और बोले, बहन जी, आज से हम आपको बहन जी नहीं बल्कि समधन जी कहकर पुकारेंगे। ये सुनकर शालिनी जी बोली, जी हाँ समधन जी, और वह दोनों मुस्कुराने लगे। एक साथ इतनी खुशियां देखकर दादाजी घबराने लगे और बोले, हमें इतनी सारी खुशियां मिली है, दुआ करता हूँ कि एक साथ इतनी दुख तकलीफ भी हमें ना दे। अरे मैं क्या कहता हूँ कि जब इन बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही दिया है तो हम इनकी सगाई अभी करवा देते हैं। ये सुनकर सभी ने अपनी रजामंदी दे दी। आरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसने किसी को प्रपोज किया और उसकी सगाई अभी ही होने वाली है। बाकियों का भी वही हाल था। वरुण बोला, दादाजी क्यों ना हम कुछ समय बाद सगाई करें, क्योंकि अभी बड़े भाइयों के भी शादी नहीं हुई है और हम दोनों की सगाई एक ही साथ। यह सुनकर अर्पिता बोली, ज्यादा बकवास मत करो समझे। ये सुनकर वो अपना मुंह बंद कर चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी ऐसी हरकतें को देखकर सभी लोग हंसने लगे। रुद्र और सरिता जी भी बहुत खुश हुए कि आज यहाँ पर आकर उनकी खुशियां दुगनी हो गई है। आज उन्हें दो बहुएं समान बेटियां मिल गई है। रागिनी दौड़कर अपने मम्मी पापा के गले आ लगी और शर्माने लगी। यहाँ देखकर राकेश जी बोले, जब दामाद जी से गले लगी हुए थे तो शर्म नहीं आ रहा था, अभी शर्म आ रहा है। राधिका जी उन्हें डांटते हुए बोली, क्या आप भी बच्चे को परेशान कर रहे हैं? यह सुनकर रागिनी अपनी माँ के भी गले लग गई। तो भाइयों और बहनों, आज इस खुशी के मौके पर हम आपको दुगनी खुशी दे रहे हैं। आज हमारे बेटे आरव की सगाई हमारे सबसे अच्छे दोस्त विजय महाजन की बेटी के साथ करने जा रहे हैं और करण रॉय और रागिनी सिन्हा, वरुण रॉय और अर्पिता सिंह ओबरॉय, साथ ही साथ हमारे दूसरे बेटे अभय सिंह ओबरॉय की सगाई हम डॉक्टर नैना अग्रवाल के साथ करने जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे और सभी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाने लगे। अपनी बढ़ती परिवार को देखकर दादाजी के आंखों पर अंशु आ गए। सभी ने उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया। आधी रात को रिसेप्शन खत्म होने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठ गए। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। आनंद जी बोले, रुद्र जी, अगर आप साथ सभी शादी खत्म हो जाने के बाद यहीं पर रुक जाते तो बड़ा ही अच्छा होता। ये सुनकर रुद्र जी बोले, रुक तो सकते हैं भाई साहब, लेकिन हमारा वहाँ बहुत काम है। अरे आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते? सरिता जी बोली, जी भाई साहब, दरअसल हम वहाँ के सरपंच हैं, इसलिए 5 सालों तक हम वहाँ से नहीं आ सकते। हम तो चाहते हैं कि हम यहाँ रहे एक साथ मिलकर, लेकिन ये नामुमकिन है। ठीक है, फिर वरुण को यहीं पर छोड़ दीजिए ताकि वह कंपनी आकर कुछ काम सीख लेगा। ये सुनकर रुद्र जी बोले, हाँ ये हो सकता है, आखिर वह बनारस में रहकर कुछ काम तो करता है, नहीं यहीं पर रहकर कुछ सीख लेगा। तभी वरुण फटाक से बोला, नहीं पापा, मैं आप लोगों के साथ ही आऊंगा, तुम वहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं करते हो और यहाँ पर रहकर क्या करोगे? वरुण मुस्कुराते हुए बोला, पापा मेरा काम यहाँ पर नहीं बल्कि बनारस में है। काम? कैसा काम? आनंद जी बोले। वरुण कुछ बोलता आराव बोल पड़ा, दरअसल पापा वरुण जैसा दिखता है वैसा है नहीं, मतलब जैसे दिखता है वैसा है नहीं। जी हाँ पापा, मैं आप सब उनको एक बात कहना चाहता हूँ, खास करके अंकल आंटी, आप दोनों से। करण को तो इस बारे में 2 दिन पहले ही पता चला है, पर मुझे पहले से ही पता था। रुद्र जी बोले, कौन सी बात बेटा जो हमें पता नहीं है? और आप लोगों को पता है, करण को भी पता है, पर उसने हमें नहीं बताया है। दरअसल अंकल, वरुण आपको आवारागर्दी करता हुआ बनारस में दिखाई देता होगा, लेकिन उसका ड्यूटी वही है। ड्यूटी? कैसा ड्यूटी बेटा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? ऐसे घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हो? अंकल, वरुण कोई आम आदमी नहीं है, वह एक। इससे पहले आरव कुछ बोल पड़ता, उसकी मोबाइल बजने लगी। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर हमने जिस RDX को पकड़ा है वह सिर्फ आधा है। ये सुनकर आरव बोला, क्या मतलब सर? एक RDX वहीं पर है, इसलिए वह कभी भी फट सकता है। आप सबों को वहां से बाहर निकालिए, हम तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल, हमने तो सब जब्त कर लिया था ना। नहीं सर, उन्होंने प्लान भी बना कर रखा था, हमें अभी अभी उन्होंने बताया है। प्लीज सर जल्दी कीजिए। आरव तुरंत फोन कट करके उन सभी की ओर देखने लगा और बोला, तुरंत यहाँ से बाहर की ओर चले जाए। उसकी अजीब बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। आरव ऊंची आवाज में बोला, अभी के अभी आप सभी इस होटल से बाहर चले जाए एवरीवन। पर बेटा प्रॉब्लम क्या है? पापा मैं आप सब लोगों को बाद में बताऊंगा। करण तुम मेरे साथ रहना, वरुण सबों को लेकर बाहर जाओ, इस होटल को अभी के अभी खाली करो। करण और वरुण आरव की बातें गंभीरता से ले रहे थे, उन्होंने तुरंत सबों को उस होटल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना को सभी लोग हैरान रह गए कि अचानक क्या हुआ कि वहां पर मिलिट्री की 2 ट्रक वहां पर पहुंची और शव को वहां से बाहर निकालने लगे। आधे घंटे के अंदर वह जगह पूरी तरह से खाली हो गया। पुलिस वैन से बॉम्ब स्क्वाड को निकलते हुए लोगों को समझने में देर नहीं हुई कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अंदर सभी तरफ छानबीन चालू हो गया, सभी तरफ घबराहट का माहौल छाया हुआ था।
वरुण शुभम को संभाली रहा था कि उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जिसने अपने कमर के पीछे बंदूक पकड़ रखी थी और उसके हाथ पर सेम टू सेम उसी प्रकार का मोबाइल दिखाई दिया जिसे उसने उस कप्तान के टकराने पर उसे मिला था। उसे समझने में देर नहीं हुई और उसने अपनी कमर के पीछे से एक बंदूक निकालकर सीधे उस आदमी के ऊपर चला दिया। सभी की नजरें वरुण की ओर पड़ी। वरुण के हाथों पर बंदूक देखकर उसके पापा को समझ में नहीं आ रहा था, वही अर्पिता भी हैरान थी कि वरुण अपने साथ बंदूक लेकर घूमता है। आप क्या जवाब देगा वरुण? क्या वह अपना असलियत उन सबों के बीच में बता देगा? कैसे बचेगा अपने पापा की सवालों से वरुण? और कौन था वह बुजुर्ग इंसान जिसके हाथ पर उसी प्रकार का मोबाइल फोन और बंदूक था? आगे जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM नॉवल पर। CH-36 I am an undercover agent। वहां पर खड़े सैनिक तुरंत ही वरुण के ऊपर बंदूक तानकर खड़े हो गए। एक सैनिक ने उसे कहा, अपनी बंदूक नीचे फेंक दो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वो आगे कुछ बोलता वरुण ने अपने पास से एक कार्ड निकाली। उन आर्मी वालों ने कार्ड देखकर आर्मी वालों ने बंदूकें नीचे कर दी। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए कि कैसे अचानक आर्मी वालों ने अपना बंदूकें नीचे कर ली। वरुण दौड़कर उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसके हाथों से बंदूक और वह मोबाइल छीन लिया। उसने उसकी गर्दन पर नजर डाली तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने उस चीज को खींचा जिसके वजह से उस आदमी का मास्क उतर गया। जब सबों ने यहाँ देखा तो दंग रह गया। आखिर कौन था वह इंसान और वह किसका भेष बनाकर इस शादी में घुस गया था? तभी बॉम्ब स्क्वाड के साथ आरव और करण बाकी आर्मी ऑफिसर्स के साथ वहां पर आ गए। वरुण के हाथ में बंदूक देखकर उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। वह आगे कुछ बोलता कि आरव की नजर उस डेड बॉडी पर पड़ी और वह चौंकते हुए बोला, तो यह है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। सबों का घबराए हुए चेहरे को देखकर आरव बोला, दरअसल यहाँ पर कुछ टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों ने हमला करने का प्लान बनाया था, इसलिए हमें ये तुरंत एक्शन लेना पड़ा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। उन्होंने ऑफिसर से कहा कि आप इसीलिए जाइए। उन्होंने वरुण के हाथों से उस आतंकवादी का बंदूक और मोबाइल ले लिया। वरुण ने अपना बंदूक अपने कमर पर डाल दिया। ये देखकर रुद्र जी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके गाल पर रसीद कर एक थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तो तुम क्या काम करते हो? गुंडागर्दी करते हो? और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अपने साथ बंदूक भी रखते हो। हमारी परवरिश का ऐसा सिला दिया तुमने, आज एक मुजरिम बन गए हो। वो आगे कुछ बोलते वरुण बोल पड़ा, आई एम अंडरकवर एजेंट। ये सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सबसे ज्यादा हैरान तो उसके माता पिता और अर्पिता थी, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वरुण एक अंडरकवर एजेंट है। आरव बोला, जी हाँ, कल आपका बेटा वरुण एक अंडरकवर एजेंट है। पता है आप लोगों को भैया, कुछ दिन पहले मॉल में आप सबों को बंदी बनाया गया था। पता है वह बंदी एक सिर्फ दिखावा था ताकि उन सभी को ये लगे कि कुछ ही आतंकवादियों ने इस शहर पर घुसपैठ की है और उसके हाल पर कई सारे आतंकवादियों ने इस शहर पर घुसपैठ की है। मैं जब कोमा से बाहर आया तो पता चला कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है। जब मैं घर आ रहा था तो ब्रिगेडियर सर ने मुझे अपने कमरे में पर बुलाया था और उन्होंने मुझे इस होने वाली मुसीबतों के बारे में बताया था। मैं जब दिल्ली आया तो कुछ समय घर पर बिताने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मुझे पहले से पता था कि वरुण एक अंडरकवर एजेंट है। मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करके वरुण को यहाँ पर बुलवाया। मुझे मिलने के लिए प्रेसिडेंट सर ने बुलाया, लेकिन मेरी ऐसी हालत को देखकर आप लोग मुझे जाने नहीं देने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें ही हमारे पूरे परिवार को इनवाइट करने के लिए कहा ताकि हम कुछ बातें कर सकें। वरुण जब यहाँ पर आ गया तो हमने मिशन शुरू कर दिया। यहाँ पर कम से कम 30 से भी ज्यादा आतंकवादी घुस चुके थे। हमारे शहर पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हमने एक ही रात में कई सारे काम कर दिए। आरव हंसते हुए बोला, आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि इस शादी में भी आतंकवादी घुस चुके थे। एक नहीं बल्कि 10 आतंकवादी। हमें सिर्फ 9 के बारे में पता था और एक के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमने ये छोटी सी नाटक किया ताकि उस बचे हुए आतंकवादी को लगी कि सारे आदमी अपना काम करके निकल चुके हैं और वह इस होटल को उड़ा सके, और हमारा प्लान कामयाब रहा। हमने एक आतंकवादी को मार दिया और 8 को पकड़कर आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया है। बीती रात मैंने 14 आतंकवादियों का सामना किया था। पता है पापा, जिस दिन मेरे शरीर में अचानक टक्कर लग जाने से मेरे शरीर से खून नहीं निकला था, बल्कि उसी रात को मैंने 18 आतंकवादियों का सामना किया था। हमें पता नहीं है कि और कितने आतंकवादी इस शहर पर छुपे हुए हैं, इसलिए हमें ये काम छुपकर ही करना पड़ा। आरव की इन सारी बातों को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र जी ने वरुण को गले लगा लिया और बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे देश में घुसे से आतंकवादियों का सामना कर रहे हो और मैंने तुम्हें बिना जाने थप्पड़ भी मार दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। या सुनकर वरुण उसे गले लगकर बोला, नहीं पापा, पिता का फर्ज होता है अपने बेटे को सही राह पर चलाना और आपने वही किया है। तभी अचानक आरव बेहोश होकर नीचे गिर गया। सभी लोग उसके पास गए और उसे उठाकर कमरे में ले गए। आरव को बेड पर सुला दिया गया था। सभी लोग उसके चारों ओर खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। नैना उसकी चेकअप कर रहे थे। कभी नितिन भी वहां पर आ गया और आरव को देखने लगा। उसे समझने में देर नहीं लगा कि उसके दिल के पास लगी गोली को निकालने का समय आ गया है। उसने कहा, तुरंत ही एक एम्बुलेंस बुलाई है, हमें इसे अभी तुरंत ही इसका ऑपरेशन करना होगा वरना हम इसे। वहां आगे कुछ नहीं बोल सका। एम्बुलेंस की इंतजार न करते हुए उन्होंने उसे अपने गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। सभी लोग घबराए हुए थे। शालिनी जी और श्रेया की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रही थी, बार बार वे रो ही जा रहे थे। हॉस्पिटल पर इतनी महंगी कारें को देखकर वहां पर मौजूद लोग यहाँ वहां देखने लगी कि अचानक इतनी सारी लग्जरियस गाड़ी कहां पर से आ गई। वहां पर कई सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखाई देने लगी। आरव को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां पर फॉर्म फिल अप करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह हॉस्पिटल उन्हीं का था। वहां पर उस समय जितने भी डॉक्टर मौजूद थे सभी लोग आरव के कमरे पर थे। डॉक्टर नितिन बोले, ये पेपर लेकर आप उनके पास जाए और उन्हें साइन करा कर लाए। किसी भी हिम्मत नहीं थी कि वे इस पेपर में उनका साइन लेकर आए। सभी की नजरें नैना की ओर जाने लगी। उसने अपनी आंखों की आंसू को पूछते हुए बाहर निकल गई। वहां पर मौजूद सभी लोग उसी से सवाल
सवाल भरे नजरों से देखने लगे। उसने आनंद जी की ओर एक पेपर आगे करते हुए बोले, अंकल जी आपका सिग्नेचर चाहिए। जहां पर उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा सिग्नेचर की बात सुनकर सभी लोग उस पेपर की ओर देखने लगी। अर्जुन जो अपने आप को इतनी देर से संभाले हुए थे, नैना की ओर जाकर बोला, इस पेपर में क्या लिखा है? दरअसल इस पेपर में लिखा है कि अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो हम डॉक्टर्स का रिस्क नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन नैना से गुस्से में बोला, क्या बके जा रही हो? तो क्या मतलब है इसका? तभी नितिन बाहर आते हुए बोला, अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, प्लीज अभी आप इस पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है, आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? नितिन एक लंबी सांस लेते हुए, पूरा पिछले महीने में हुए ऑपरेशन के दौरान उसके दिल के पास 2 गोलियां लगी थी। यह सुनकर सभी की आंखें फैल गई। हमने एक गोली निकाल दिया था, अभय गुस्से में बोला, और दूसरा क्यों नहीं निकाला? फिर सर अगर हम उस समय उस गोली को निकाल दे तो शायद आरव आज आपके बीच मौजूद नहीं होता। ये सुनकर सभी लोग खामोश हो गए। शालिनी जी की आंखों की धारा और तेज हो गई, लेकिन वही श्रेया बेहोश होकर फर्श पर गिरने ही वाली थी कि मृदुल ने उसे पकड़ लिया और उसे बैठा दिया। उसकी चेतना खो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। रुद्र जी बोले, आप प्लीज देर मत कीजिए, आरव ने ऐसी कई चुनौती से लड़कर देश की हिफाजत की है और इस बार भी उसे ठीक होना पड़ेगा। आनंद जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पेपर पर साइन कर दिया। अब क्या आ रहा हूं, हर चुनौती की तरह इस चुनौती से भी बच पाएगा। हमेशा मुस्कुराकर दूसरों को मुस्कुराने वाला आ रहा हूं, क्या इस लड़ाई में खुद से ही जीत हासिल कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक था सोल्जर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH37 अरव इन कोमा। आनंद जी बोलिए, मेरे बेटे को बचने का कितने चांसेस हैं? नितिन एक लंबी सांस भरते हुए बोला, 10%। ये सुनकर जो उम्मीद बची हुई थी वह सारी धरी की धरी रह गई। अर्जुन नितिन का कॉल पकड़ते हुए बोला, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम समझ रहे हो ना? ये सुनकर नितिन बोला, भाई तुम्हारा हाल ऐसा है और तुम्हारे भाई के साथ मैंने कई साल बिताए हैं। 2 बार ऐसी हालत में मैं कितना रोया हूँ मैं, पता होगा तुमने मुझे अपने भाई से एक बार मिलवाया था, पता है ना? जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय तो तुम्हारे भाई नर्सरी में पढ़ता था। उससे मुझे जिस दिन से अपना भाई कहाँ है तब से मैंने आज तक उससे बड़े भाई से ज्यादा प्यार किया है। उस समय क्या बीता होगा मुझे पता है। क्या सुनकर अर्जुन उसका कलर छोड़ देता है, मैं अपने छोटे भाई की जान यमराज से भी छीन कर ला सकता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, समझे ना? या कहकर सबको दिलासा देकर नितिन कमरे के अंदर चला करे। शालिनी जी बिल्कुल शांत हो गई थी, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वह उठकर शंकर भगवान की मूर्ति के पास जाकर बोली, हे भोलेनाथ, मैं अपने बेटे से बात करने के लिए बीते 7 सालों से इंतजार कर रही थी। आपने मेरी बात सुनी और उसे दोबारा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आज दोबारा मेरा बेटा वैसे ही हालत में चला गया है। ये भोलेनाथ चाहे तो मुझे आपके पास बुला लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दीजिए। उसने अभी तक ठीक से मेरा आंचल तक नहीं छोड़ा है, अपने भाइयों के साथ ठीक से बचपन भी नहीं बिताया। उसे हमने नकारा, लेकिन उसने हमसे सबसे ज्यादा प्यार किया। मैं उसे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी ताकि वह कुछ करे और सुधर जाए। उसकी नादानियां पता नहीं कब से ऐसी हो गई और वह हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया। आपने जैसे मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दिया, मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेज दे। भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। और वह फर्श पर बैठकर रोने लगी। आनंद जी उसे संभालते हुए बोली, अगर तुम ऐसे ही टूट जाओगी तो हमारे बाकी के बच्चों को कौन संभालेगा? ये सुनकर उन्हें भी ख्याल आया कि उनकी बच्ची का भी क्या हाल हुआ होगा, वह तो टूट चुके होंगे। उसने तुरंत उठकर वार्ड की ओर चल दिए जहां पर उसके सारे बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसकी नजरें जब श्रेया पर पड़ी तो वह उसे गले लगाकर सांत्वना देने लगी। कुछ ही घंटों पहले उन्होंने अपने को जीवन साथी होने का वादा किया था और कुछ ही घंटों के बाद ये ऐसे अवस्था में पहुंच गए। उन्होंने अपनी नजरें सभी तरफ उठाई, जब उनकी नजरें करण से जा मेरी, जहां वो सबसे बिल्कुल अलग ही अंदाज में वहां पर खड़ा हुआ था। वो उसके सामने आकर बोली, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? हम सबों की आंखों में आंसू भरा हुआ है पर तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं। ये सुनकर कर्म मुस्कुराते हुए बोला, पता है आंटी, जब भी हम मिशन पर जाते हैं तो आरव मुझे एक बात कहता, भाई अगर मैं कहीं किस जगह पर शहीद हो जाऊं तो मेरी अस्थियां मेरे घर तक पहुंचा देना। तो मैं कहता हूं कि तुम्हें मरने से पहले मेरी जान लेनी होगी। और आप ही बताएं आंटी, अभी तक मैं जिंदा हूं तो वह कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? आरव का ये 5वां बार है जब वह कोमा में गया है। ऐसा लगता है कि कोमा में जाना उसके लिए एक खेल बन गया है। आप बिल्कुल की फिक्र ना करें, उसे कुछ नहीं होगा। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब गेट खुले और आरव को देख सके। कुछ नर्सें अंदर बाहर हो रही थी लेकिन उन्हें कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। सुबह हो चुकी थी। बाहर में इतने लिमिटेड एडिशन कार्स को देखकर वहां पर भीड़ लग गया था। जब कई लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया तो उन्हें चारों तरफ बॉडीगार्ड ही नजर आए हैं। ठीक उसी समय मिलिट्री वालों की 5 ट्रक वहां पर आ गई और सभी ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर ना जाने पाए। इतनी टाइट सिक्योरिटी को देखकर लोग हैरान थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे गार्ड करने के लिए बॉडीगार्ड, मिलिट्री और पुलिस सब यहाँ तैनात थे। सुबह के 10 बजे बजने वाले थे लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुला था। सबों ने देखा कि लाइट बंद हो गई है। नितिन के साथ बाकी डॉक्टर भी बाहर आए। उनकी चेहरे की नाखुशी देखकर उन्हें डर लगने लगा। अर्जुन घबराते हुए नितिन के पास जाकर बोला, क्या बात है भाई, इतनी खामोश क्यों हो तुम सभी? उसके लड़खड़ाते हुए आवाज को सुनकर नितिन एक गहरी सांस लेकर बोला, आरव कोमा में चला गया है। तो उसे कब तक हो आएगा भाई? आरव 4 बार कोमा में चला गया है, कभी आधे महीने तो कभी 1 महीने के बाद उसे होश आया है। लेकिन इस बार यह कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। यह सुनकर अर्जुन चीखते हुए बोला, आखिर बात कर, या है तुम क्या छुपा रहे हो? उसके दिल पर गोली लगी थी। यह सुनकर सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। श्रेया जो खुद को संभाल कर बैठी हुई थी अब उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई भी दे रहा था। शालिनी जी बदहवास होकर फर्श पर गिर गई। उसे लोग संभालने लगे और दोनों को कमरे के अंदर लेकर आराम करवाने लगे।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसे कब तक होश आएगा, लेकिन अगर 24 घंटों के अंदर या 1 महीने के अंदर उसे होश नहीं आया तो मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि उसे कब तक आएगा। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट लंबे समय के लिए गहरी नींद में चला जाता है। जब कोई पेशेंट ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है तो लोग ज्यादातर उसे मरा हुआ ही समझते हैं और उसे दफन कर देते हैं। वह आगे कुछ बोलता, एक जोरदार आवाज उसकी गाल पर लगी। मेरा भाई हमें छोड़कर नहीं जा सकता, उसका इतना ही कहना था कि बाकी के लोगों आंसू नदी की तरह बहने लगी। वे सभी आरव को दरवाजे के पास बने कांच से देखने लगी जहां आरव मशीनों से गिरा हुआ था। हर कोई उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन कोई उसे मिल नहीं सका क्योंकि उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पास जाने का हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। ऑपरेशन किए हुए 24 घंटे होने वाले थे। सारे डॉक्टर अंदर मौजूद थे। उन्होंने मशीन की ओर देखकर रिपोर्ट तैयार करने लगे और बोली, अगर ईश्वर की दुआ हो तो क्या इंसान मौत पर भी विजय पा सकता है। बाकियों की हालत देखकर अर्जुन ने सभी को घर भेज दिया था। वैसे भी घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन के रिक्वेस्ट करने के बाद वे सभी लोग सिंह ओबरॉय मेंशन की ओर चले गए। आज उस घर पर एक खुशी भरा माहौल होना चाहिए था, जहां एक नई दुल्हन घर प्रवेश करके घर वालों के लिए खुशियां लाती, लेकिन यहाँ पर माहौल ही कुछ अलग था। क्या आरव इस पर भी विजय प्राप्त कर पाएगा या फिर छोड़कर चले जाएगा इन सबों की खुशियां? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक था सोल्जर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH38 आरव एट द विजिटेड स्टेज। डॉक्टर्स की सारी टीमों को बाहर आते देख अर्जुन बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? ये सुनकर नितिन सामने आकर बोला, सॉरी भाई। अर्जुन उसकी और घूम कर बोला, क्या मतलब ये कि आरव अभी विजिटेड स्टेज पर है? ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गया। नितिन बोला, अब उसे कब होश में आएगा हम कुछ नहीं बता सकते, चाहे 1 साल या 20 साल। अर्जुन की आंखों पर अंधेरा छाने लगा। अभय तुरंत उसे संभाल कर चेयर पर बैठा दिया। अर्जुन खुद को रोकते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। सभी डॉक्टर्स वहां से चले गए, बस नितिन और नैना उन दोनों के पास रहकर उन्हें संभालने लगे। 1 हफ्ते के बाद तुम उसे घर पर ही रखकर ट्रीटमेंट दे सकते हो। अभय ने अपना सर हाँ पर हिलाया। जब पूरे परिवार वालों को इस खबर के बारे में पता चला, मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। वह बेटा जो कई सालों से घर नहीं लौटा और आज उसकी ऐसी हालत है कि उसके पास रहकर भी वे उसे छू नहीं सकते। 1 हफ्ते के बाद आरव को घर से ही ट्रीटमेंट देने की छुट्टी मिल गई थी और उसे उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वरुण ने भी अपना ट्रांसफर इसी शहर में रहकर अपने भाइया की देखभाल करने का जिम्मा उठाया। रुद्र जी भी मन मार कर भी यहाँ से जा नहीं पाए और वहीं पर रहने लगे। श्रेया की बिगड़ती सेहत को देखकर महाजन जी उन्हें वापस से राजस्थान ले गए ताकि उसे रिकवर होने का मौका मिले। सब कुछ अपने आप चलने लगा और समय बीते गया। हर कोई अपने अपने कामों में जाने लगा और काम की बात आरव के पास रहकर अपना समय बिताता। 6 महीना बीत चुका था, लेकिन आरव के शरीर में कुछ हलचल नहीं हुआ था। विदेशों से कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया था, उन्होंने भी अपना हाथ खड़े कर दिया था। अब सिर्फ भगवान पर भरोसा किया जा सकता है और किसी पर नहीं। करण आधी रात को 12 बजे आरव की बेड के पास गया और उसने उसके हाथों पर एक चाकू रख दिया और उसके सामने एक केक रख दिया और खुद से ही बुझाकर आरव के मुंह पर छोटी सी टुकड़ा मुंह में लगाकर उसे खा लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, जल्दी से ठीक हो जाना। उसने वहां पर अपना गिफ्ट रख दिया और सोफे पर जाकर वहीं पर लेट गया। सुबह नैना वहां पर पहुंची और एक लाल कलर की बॉक्स को देखकर उसके पास गई जहां पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। ये देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि आज आरव का बर्थडे है। उसने भी उसे गिफ्ट के तौर पर उसके माथे पर चुंबन रखकर बोली, जल्दी से ठीक हो जाना देवर जी। यह कहकर मुस्कुराने लगी, पर उसने कुछ नोटिस किया कि मीटर पर कुछ लाइनें दिखाई देनी पड़ी। तभी अचानक से आरव किससे उखड़ने लगी। उसे तुरंत चेक करके देखने लगा। जितने भी डॉक्टर वहां पर मौजूद थे सब आ गए और आरव को चेक करने लगी। परिवार वाले भी वहां आकर खड़े हो गए और आरव को देखने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आरव फिर से शांत हो गया। यहाँ देखकर डॉक्टरों ने एक चैन की सांस लिया। उसने सभी डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अगर इंसान हो तो इसका जैसा मौत को भी छू कर वापस आ गया है। करण जो वहीं पर सोया हुआ था उसने देखा तो उनसे पूछने लगा कि क्या बात है। नितिन ने उसे गले लगा लिया और कहा, चलो बताता हूँ। या कहकर वे सभी कमरे से बाहर की ओर चले गए। सबकी परेशान भरी चेहरे को देखकर नितिन मुस्कुराते हुए बोला, आरव आप विजिटेड स्टेज से बाहर आ चुका है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे 1 महीने के अंदर में वह आ सकता है। ये सुनकर सभी की चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ी। सब एक दूसरे को गले लगा लिया और वे सभी आरव को देखने के लिए अंदर चले गए जहां पर पहले से एक रेड बॉक्स उसके ऊपर गुलाब का फूल लगा हुआ था। यह देखकर अतुल बोला, यहाँ पर यह किसका है? रात को मैं लाया था आरव के लिए। ये सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और सवालिया नजरों से कुछ बोलते उससे पहले ही करण बोल पड़ा, आप लोगों को पता नहीं है कि आज आरव बर्थडे? ये सुनकर शालिनी जी अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरे लाल का जन्मदिन है और आज ही इसे विच विजिटेड स्टेज से बाहर आया है। हमें खुशी है और आज हम इस खुशी को सेलिब्रेट जरूर करेंगे। क्या सुनकर सभी ने मुस्कुराने लगे। शाम को आरव के कमरे में चारों तरफ सजावट लगी हुई थी। आज आरव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। करण मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इससे पहले आरव का जन्मदिन इस घर पर नहीं मनाया गया है। वह तो उसके जन्मदिन पर कश्मीर पर आतंकवादियों को मारने के लिए निकल जाते थे, जैसे कि शिकार पर निकले हैं। डॉक्टर नैना आरव के पास आकर उसे दोबारा से एनालाइज करने लगी। हार्टबीट अब बिल्कुल ठीक चल रही है, इसका मतलब यह है कि ये कभी भी होश में आ सकता है। अभी हम इसका पूरा ख्याल रखना होगा। आनंद जी बोले, जी डॉक्टर साहब, छोटी ईबा हम पूरी ध्यान रखेंगे हमारे बच्चे का। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। शालिनी जी करण के पास आकर बोली, बेटा एक बात बता, जब आरव तुम्हारे साथ कश्मीर में रहता था तो उसका जन्मदिन तुम सब कैसे बनाते थे? आज हम उसी प्रकार से उसका जन्मदिन मनाएंगे। ये सुनकर करण हंसने लगा और बोला, आंटी जी आप जैसा बर्थडे हम आरव का कश्मीर में बनाते थे वैसे यहाँ पर बनाना चाहेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है क्या? सुनकर सभी लोग उसकी और घूर कर देखने लगे। करण बोला, दरअसल हम उसका जन्मदिन आने पर वह मुझे कश्मीर की खतरनाक वादियों में घुमाने के लिए ले जाता था शिकार करने। क्या वहां पर इजाजत है शिकार करने का? अतुल की यह बेखुदी आवाज सुनकर करण जोर जोर
से हंसने लगा और बोला, शिकार का मतलब जानवरों का शिकार नहीं, इंसानों का। ये सुनकर सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर करण की ओर देखने लगी। दरअसल मैंने आरव को गिफ्ट में एक आतंकवादी का डेड बॉडी मांगा था, तो उसने मुझे अपने साथ लेकर अकेले ही आतंकवादियों की एक टेंट पर धावा बोल दिया था और उसने सारे आतंकवादियों को मार दिया था। उसने कहा, मेरे भाई तुम्हारे लिए एक क्या, सब आतंकवादियों को मारकर तुम्हारे सामने डाल दूंगा, तुम्हारे जन्मदिन ऊपर क्यों मंजूर है ना। यहाँ सुनकर सभी लोग भौचक्के होकर आरव की ओर देखने लगी। तभी पीछे से वरुण आकर बोला, अरे मेरा तो इंतजार करते हैं। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे जहां पर वरुण एक आईपीएस का वर्दी पहनकर वहां पर आया था। वे सभी बोले, आओ तुम्हारा ही इंतजार था, अभी तक हमने केक नहीं काटा है क्या। सुनकर उसने कहा, ये बढ़िया बात कही है आपने मैडम जी, ज्यादा उछलो मत, समझे मैं उछल कहाँ रहा हूँ। आज आरव भैया का बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे और क्या। CH39 मैरिज एनिवर्सरी। आज मिस्टर और मिसेस सिंह ओबरॉय का मैरिज एनिवर्सरी है। सभी लोग पूजा के लिए सुबह 4 बजे अपने पुरखों के मंदिर के पास चले गए थे। आरव के पास इस वक्त कोई नहीं था जिसे आरव के देखभाल करने के लिए रखा गया था। वो इस वक्त कमरे से बाहर निकाल कर आया था। घर में इस वक्त कुछ नौकर ही मौजूद थे। एक अंगड़ाई लेते हुए उठा, उसे लगा कि वो अगले दिन ही जैसा उठा है। उसके आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और वो बेड पर बैठ गया। बाथरूम में जाके फ्रेश होकर धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतरने लगा। उसने एक नौकर को आवाज दिया, उसे देखकर नौकर की आंखें फैल गया और वो दौड़कर उसके पास जाकर बोला, जी सर, मेरा मुंह तिखा तिखा लग रहा है, जरा मेरे लिए कॉफी बना देना और हाँ, थर्मस से लेकर कर आना, ठीक है सर। वो गार्डन में जाकर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा जहां मौसम सुहाना दिखाई दे रहा था। सर ये लीजिए कॉफी, थैंक यू, वेलकम सर। तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? जी हाँ सर। चलो फिर मौसम सुहाना है, घूम कर आते हैं। जी सर, नौकर मुस्कुराते हुए बोला। फिर वे दोनों समुद्र किनारे चले गए घुमाने के लिए। सिंह ओबरॉय मेंशन में जैसे ही केयर टेकर आरव के कमरे में आया, आरव को न देखकर परेशान होने लगा। उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया जिसके कारण सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आरव के कमरे की ओर दौड़ते हुए चले। पूरे मेंशन में भगदड़ मच गया था। जैसे ही ये खबर मंदिर में गाय बॉडीगार्ड्स को पता चला, उन्होंने अर्जुन को पता चला। उसने बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर बोला, मजाक कर रहे हो क्या भी सर? अभी सिंह ओबरॉय मेंशन से यह खबर आई है कि आरव सर अपने कमरे में नहीं है। पूजा बस खत्म ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने पूजा खत्म करके तुरंत ही सिंह ओबरॉय मेंशन के लिए निकल पड़ी। अर्जुन लगातार पता करने की कोशिश कर रहा था कि आरव इस समय कहां पर है, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी जी और आनंद जी भी बहुत परेशान थी कि अचानक उसका बेटा अपने ही घर के कमरे से कहां गायब हो गया। घर पहुंचने के बाद ही उन्होंने आरव के कमरे में जाकर छानबीन किया, उसमें लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने लगे और उन्होंने जो देखा उसे देखकर दंग रह गए। आरव उस नौकर के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा था। चलो अब घर चलते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी घर की ओर किया। सुबह का वक्त था, इसलिए अभी भीड़ होना शुरू हो गया था। आरव ने एक नारियल की दुकान पर गाड़ी रोकने को कहा और वहां पर बैठकर नारियल पानी पीने लगा। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत गर्मी लग रहा था। वहां पर पड़े न्यूज़पेपर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस न्यूज़पेपर पर तारीख था 22 जुलाई 2022। उसने दुकानदार से पूछा कि ये न्यूज़पेपर किस दिन का है। दुकानदार ने जवाब दिया, साहब ये न्यूज़पेपर आज ही का है। आज की तारीख कितनी है साहब? 22 जुलाई 2022। आरव को लग रहा था कि उसकी नींद अगले दिन ही खुली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आंखें तो 2022 में सीधा खुला था। तभी उसने उस नौकर से पूछा, मैं क्या कोमा में चला गया था? ये सुनकर उस नौकर ने अपनी गर्दन हिलाया और कहा, सर आप विजिटेड स्टेज पर चले गए थे, उसके बाद आप फिर से कोमा में चले गए थे। आज ही आपको होश आया है, इसलिए मैं आज आपको सुबह अपने पैरों पर खड़े देखकर हैरान हो गया था। मतलब मैं पिछले 11 महीनों से कोमा में था। नौकर ने अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, जी सर, आप पिछले 11 महीने से कोमा में थे, आज ही आपको होश आया है। सर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि यह जानकर कि आपको होश आ गया है। आपके परिवार वाले भी कितने खुश होंगे। और तो सर आज आपके मम्मी पापा का शादी सालगिरह है। ये सुनकर आरव बोला, हाँ आज ही तो है ना मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा ये बताओ पिछले इन 11 महीनों में क्या क्या हुआ? सर आपके कोमा में चले जाने के बाद सभी लोग कितने दुख तकलीफों से जी रहे हैं। सबसे ज्यादा असर आपकी माँ और श्रेया मैडम को हुआ था। आपके कोमा में चले जाने के बाद मालकिन हर दिन आपके कमरे पर जाकर बैठकर बीते 7 सालों में उन्होंने आपको कितना याद किया। आपके जन्मदिन के लिए जो तोहफा सजाया था आपको दे नहीं पाया। आपके कमरे में जाकर खुद को संभाल लेती, लेकिन बाहर आकर अपने आप को संभाल नहीं पाती। श्रेया मैडम तो बहुत ही टूट गई थी, जिसके वजह से उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें राजस्थान वापस ले गए। वह जाना नहीं चाहती थी आपको छोड़कर, लेकिन उसकी सेहत के लिए उन्हें वापस ले गए। उन्हें देखकर इतना तो हर कोई बता सकता था कि वह आपको कितना चाहती है। उसकी इन बातों को सुनकर आरव के आंखों पर आंसू छलक उठे। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि वही सिर्फ अपने परिवार वालों को प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके परिवार वालों ने उन्हें कितना चाहते हैं। जो लड़की उसे 4 दिन से जानती थी वह उसके लिए कितनी प्यार करती थी, तो ये तो उनका खुद का ही परिवार है, तो वह कितना उसी से प्यार करते हैं वह जुबान पर बयां नहीं कर सकता। आरव उस दुकानदार की ओर देखकर बोला, भैया मैं तो पैसा लाना भूल गया, मैं फिर कभी आऊंगा तो आपको देते हुए जाऊंगा। ये सुनकर दुकान बोला, कोई बात नहीं है साहब, आप जब कभी आए तो मुझे इसी जगह पर मिलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसने नौकर की ओर इशारा किया और उस दुकानदार का नंबर लेने के लिए कहा। आप जैसे भले दुकानदार इस जमाने में कहाँ मिलते हैं। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करिएगा, मैं आपकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। उस दुकानदार को लगा कि यह आदमी बड़बोला किस्म का इंसान है, फिर भी उसने उसका नंबर ले लिया। आरव ने कुछ नारियल अपनी गाड़ी में डलवा कर घर की ओर निकल गया। दूसरी तरफ सिंह ओबरॉय मेंशन में इस फुटेज को देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि जिस प्रकार आरव अपने कमरे से चलकर बाहर गया, उसे इस प्रकार सही सलामत देखकर सभी की चेहरे पर मुस्कान रह गई। लेकिन फिर भी एक सवाल था कि आरव इस वक्त कहां पर है। CH42 गुनी खुशी।
वीडियो फुटेज पर अपने बेटे को सही सलामत अपने पैरों पर खड़े देखकर शालिनी जी की आंखें नम हो गई। सभी ने पहले ही सोच लिया था कि आरव शायद कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन शालिनी जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। चाहे जो कोई भी उसे कुछ भी कह ले, लेकिन वह अपने बेटे को किसी भी हाल में ठीक करना चाहती थी, चाहे उसके लिए वे अपनी पूरी जायदाद भी गवा दे, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होना देना चाहती थी। उसने आनंद जी को गले लगाकर खुशी से कहा, हमारा बेटा देखो आनंद, हमारा बेटा खुद अपने पांव पर चलकर अपने कमरे से बाहर गया है। मैं ना कहती थी कि जिस दिन भी मेरा बेटा उठेगा वह अपने पांव पर चलकर मेरे पास आएगा और मुझे गले लगाकर मां पुकारेगा। आनंद जी बोले, ये तुम्हारा इतनी तपस्या का ही फल है कि आज तुम्हारा बेटा जो पिछले 11 महीनों से इस बिस्तर पर लटक गया था और आज के दिन पर ही हमारा बेटा अपना बिस्तर छोड़ दिया है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। खुशी तो सबकी आंखों में दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि आरव 11 महीनों बाद अचानक अपने बिस्तर से उठकर कहीं बाहर चला जाए। बाहर से एक नौकर दौड़ते हुए आया और कहा, मालकिन आरव साहब आ गए हैं। ये सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए नीचे चले आए, जहां आरव करण के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। उसे देखकर सभी लोग उसके पास चले गए, लेकिन शालिनी जी उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरव जो कल तक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ नहीं सकता था, वह आज उसके सामने खड़ा है। सभी लोग आकर उसे गले लगाने लगे। सबकी आंखें भर आई थी। उन्होंने इस दिन के लिए कितने महीने इंतजार किए थे। सबकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर आरव की आंखों में भी पानी आ गया। उसने बरी बरी से सब हमको गले लगाया। उसने अपनी मां की ओर देखा जो उसे ही निहारे जा रही थी। आरव मुस्कुराते हुए अपनी मां के पास गया। उसे ऐसे अपने को देखता पाकर आरव ने उसे गले लगा लिया। अपनी बेटी का मजबूत बाहों को अपने ऊपर महसूस कर शालिनी जी फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचते हो। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद तुम ड्यूटी करते रहे। तुम कई बार कोमा में चले गए, लेकिन अपनी देशभक्ति को भूल नहीं पाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाया। आई एम सॉरी बेटा। अपनी मां की ऐसी बातें सुनकर आरव अपनी मां से कहा, मां चाहे कोई भी मां अपनी बेटे पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वह मां अपनी बेटों की रक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है। हर मां के मुंह से निकली गई बात उसके हर बच्चों पर एक समान प्यार बढ़ाता है, चाहे अच्छी बात हो या बुरी। पर मैं तो खुशनसीब हूं मैं कि मुझे आप जैसी मां मिली, जो मुझे हर घड़ी हर पल हमेशा से प्यार करती रही। लेकिन मैं ही था जो अपनी मां की ममता को समझ नहीं पाया, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए मां, मैं आगे से आप सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसका ये कहना था कि शालिनी जी उसे अपनी बाहों में झगड़ कर दोबारा रोने लगी। इतने महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से आरव का शरीर कमजोर हो गया। जब उसकी मां ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो वह अपने आप को संभालने में नाकामयाब होता दिखाई पड़ा, तो अर्जुन उसे सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया। शालिनी जी बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं भूल ही गई थी कि इतने महीनों बाद तुम्हें आज होश आया है। नैना बोली, मां मुझे आरव का थोड़ा चेकअप करने दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आरव की हालत कैसी है। क्या कहकर वह अपना स्टेथोस्कोप लेने के लिए दौड़कर अपने कमरे पर चली गई और उसे लेकर आ गई। उसने आरव की फुल बॉडी चेकअप करते हुए बोली, अब डरने की कोई बात नहीं है, आरव बिल्कुल ठीक है। लेकिन सब सुनते ही सभी की नजरें नैना की ओर बढ़ चली। लोग ऐसे घबराए नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरव को अपना शरीर का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतने महीनों तक बेड पर पड़े रहने और शरीर पर इतनी जख्म होने के कारण इसे ठीक होने में कम से कम 3 या 4 महीना लग जाएगा। यहाँ सुनकर आरव बोला, 3 या 4 महीना, लेकिन इतने महीनों तक मैं क्या करूंगा। ये सुनकर नैना बोली, मिस्टर देवर जी, तुम्हें अपनी छोटी भाभी का बात मानते हुए अब 3-4 महीने तक आराम करना है और मैं तुम्हारे लिए वर्कआउट के लिए कोई टीचर हायर कर दूंगी। या सुनकर करण बोला, उसकी फिक्र आप मत करिए, क्योंकि मिलिट्री 10th पास में ही है, तो हम आरव को वहां पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि वहां की ट्रेनिंग बेस्ट से बेस्ट होती है। यहाँ सुनकर शालिनी जी बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा अब घर में ही रहेगा और यहीं पर रहकर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पूरा करेगा। मिलिट्री में जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया मिलिट्री में काम करना, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। शालिनी जी आगे कुछ बोलती उससे पहले आरव बोला, पता है ना हर मां चाहती है कि उसका बेटा देश की सेवा करके अपनी मां के पास ही रहे, लेकिन पता है मैं आपको, जो बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है ना वह मरकर भी जीवित रहता है, लेकिन जो कायरों की तरह अपने मकसद से भाग जाता है वह इंसान देशद्रोही कहलाता है। इसमें देशद्रोही कर लेना क्या बात है। बेटा तुम्हारी हालत देखो, अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी छुट्टी रहेगी, मैं तुम्हारी सर से बात कर लूंगी। करण बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है माताजी, क्योंकि मैंने कर्नल सब से बात कर लिया है, उन्होंने भी हाँ कह दिया है। या सुनकर आरव उसकी ओर घूर कर देखने लगा और बोला, क्या बात है, आजकल तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी मैं हूँ ना। इसके साथ पीछे से रागनी उसकी बाहों पर वाहे डालते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, ये बात क्या है, हमारी सगाई हो चुकी है, अब कौन रोक सकता है हमें। ये सुनकर आरव श्रेया को सोचते हुए बोला, मां श्रेया। सुनते ही शालिनी जी बोली, वह अभी जयपुर में है। जयपुर में? हाँ बेटा, जब तुम्हारे बड़े भाई की शादी में तुम बेहोश हो गए थे उसके बाद हमने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब पता चला कि तुम विजिट स्टेज पर चले गए हो तब से वह बहुत ही टूट गई है। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी, इसलिए हमने उसे वापस जयपुर भेज दिया है, पर अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे मां, हमारी भाभी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब हमारे भैया भाभी से मिलने जयपुर जाएंगे। यहाँ सुनकर शालिनी जी बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, जब ठीक हो जाएगा तब वह अपनी होने वाली पत्नी से मिल सकता है। आरव मुस्कुराने लगा, अरे मैं तो भूल ही गया मां, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये सुनकर शालिनी जी और आनंद जी दोनों ही एक साथ बोले, थैंक यू सो मच बेटा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे चाचा चाची की शादी सालगिरह और आरव भैया का कोमा से बाहर आ जाने की खुशी में मैं अतुल आज एक पार्टी रखने वाला हूँ। ज्यादा बड़ा पार्टी नहीं, बल्कि हम छोटा सा ही पार्टी मनाएंगे, क्योंकि अभी आरव भैया का तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए एक छोटी सी पार्टी हम घर पर ही मनाएंगे। हाँ सुनकर सभी ने अपना सहमति दी।
आ रहा हूँ। अपने कमरे पर बैठकर श्रेया के बारे में सोच रहा था। उसने एक न्यूज़पेपर उठाकर देखा जहां पर श्रेया की तस्वीर छपी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था महाजन इंडस्ट्रीज का नई वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपने बलबूते पर और अपने खर्चों पर 1000 बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन्हें गोद लिया है। ये खबरें सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी छुई मुई राजकुमारी, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। मैं आए कम इन सर। बाहर से करण की आवाज है। अरे करण, कब से तुम मुझे सर बुलाना शुरू कर दिए? क्या करे भाई, उसने उबासी लेते हुए कहा। जब से रागिनी मेरे जिंदगी में आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। उसके पापा मिस्टर सिन्हा मुझे कहीं ना कहीं पर लेकर चले जाते हैं। मीटिंग पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वह कहते कि अब तुम सिन्हा खानदान के दामाद हो, तुम्हें इस सब में शरीफ होना ही पड़ेगा। अब तू ही बता, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा है, कोई तो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो मैं ही करता था तुम्हें। अरे यार, वह सब तो ठीक था, लेकिन हमारे सिर्फ सगाई हुई है तो हर लड़का लड़की सगाई होने के बाद एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। जिस दिन से तुम कोमा में चले गए अगले दिन ही रागिनी अपनी सामान बांधकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वरुण और अर्पिता भी एक साथ शिफ्ट हो गए। नैना भाभी तो डॉक्टर है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रहते थे। वह चल सकता था, लेकिन इन प्यार की पंछियों ने तो हद ही कर दिया। आज जब मैं बाहर गया था तो मैंने कुछ नोटिस किया कि कई मिलिट्री वाले शहीद हो गए। यहाँ सुनकर करण बोला, हाँ भाई, जब से तुम कोमा में गए हो पता नहीं, जब ये खबर बाहर लीक हुआ तब से आतंकवादियों का भारत में को घुसना मानवो आस पड़ोस का लोग अपने सहेली से मिलने आ रहे हैं, ऐसा हो गया है। और तो और कुछ दिन पहले ही मुंबई शहर पर एक बम ब्लास्ट हुआ। ये सुनकर आरव उसकी ओर देखने लगा और बोला, पता किया किसने किया था और कौन कर सकता है? यहूदी खान को छुड़ाने के लिए बम ब्लास्ट किया गया था। अच्छा करण, मेरे कोमा में जाने के बाद क्या क्या हुआ? अरे भाई, उसे जानकर क्या करोगी तुम? बस अभी परिवार वाले खुश हैं, इसी में खुश रहो। करण को कुछ छुपाता देखकर आरव उससे कहा, यह मत बोलो कि मैं तुमसे अभी भी सीनियर हूँ, इसी के नाते तुम मुझे बता सकते हो कि पिछले 11 महीनों में क्या क्या घटना घटी। यह सुनकर करण आगे कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे बात बताने पर तुम कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाओगे। करण की ऐसी और जुलूस बातें सुनकर आरव को समझने में देर नहीं लगेगी। उसके कोमा पर रहने पर कुछ ना कुछ ऐसा घटा है जो उसे जानना ना बहुत ही जरूरत है। क्या अब करण आरव को सब कुछ बता देगा? और सब बातें सुनकर आरव का क्या फैसला होगा, आगे जानने के लिए सुनते एक था सोल्जर, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी एक था सोल्जर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल WD नॉवल वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।